क्या आप जानते हैं जब कोई अपराधी पुलिस की पकड़ में आ जाए तो अपने क्राइम को छिपाने के लिए झूठ बोलता है, नए नए तरीके पेचोखाम लगाता है, कैसे भी करके ये पुलिस से छूट जाए। वहीं क्या हो अगर पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए खुद झूठ बोलने लगे। एक ऐसा केस जिसकी वजह ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इतने दिनों से कौन सी खिचड़ी पक रही है ये खुद घर वालों को नहीं पता चला। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं वैशाली बलसारा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक टैलेंटेड कपल रहता था, वैशाली और हरेश बलसारा। वैशाली गुजरात की जानी मानी गरबा सिंगर थीं। देशों विदेशों में भी ये परफॉर्म करने के लिए जाती रहती थीं। वहीं इनके पति हरेश एक गिटारिस्ट थे। दोनों ही ठीक ठाक काम कर रहे थे। वैसे वैशाली सिंगिंग की क्लासेस भी देती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब समय आता है 27 अगस्त 2022 का, शनिवार यानी सैटरडे का दिन था। शाम के समय वैशाली ने अपने पति से बोला कि ये किसी से मिलने जा रही हैं, कुछ काम है, थोड़ी देर में लौट आएंगी। पति हरेश ने ज़्यादा सवाल नहीं किया। चूंकि पत्नी सिंगर हैं तो परफॉर्मेंस वगैरह के लिए मिलना जुलना होता रहता था। इसके बाद शाम के 6:45 पर पत्नी वैशाली अपनी कार मारुति सुजुकी बलेनो से निकल गईं। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन वैशाली अभी तक घर नहीं लौटी। हरेश ने वैशाली को कॉल किया मगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इससे इनकी टेंशन और बढ़ती है। अब इन्होंने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को कॉल किया। इसी में हरेश को याद आया कि वैशाली ने जाते वक्त कहा था कि अयप्पा मंदिर के पास जा रही हैं। हरेश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गए, मगर ना तो वो कहीं दिख रही थी और ना ही अपना फ़ोन उठा रही थी। पति को लगा कि शायद वो कहीं दूर चली गई होगी, 4 व्हीलर से थी और उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया होगा, शायद वो देर रात तक लौट आए। यही सब सोचकर ये खुद को तसल्ली देते हैं। अब 27 अगस्त का दिन बीत जाता है। 28 अगस्त का दिन शुरू हुआ। अभी तक वैशाली घर नहीं लौटी थी। सुबह सुबह ही पति हरेश पार्टी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। इन्होंने सारा कुछ डिटेल में बताया कि कैसे कैसे क्या कहकर पत्नी घर से गई थी लेकिन लौटी नहीं। इसी टाइमलाइन में एक और कहानी करवट लेती है। यह 28 अगस्त की ही तारीख थी। शाम के समय सूरज ढलने से पहले कोई शख्स वलसाड में ही पार नामक नदी के पास घूम रहे थे। ये नदी वलसाड के पार्टी तालुका इलाके से गुजरती थी। जब वो शख्स मेन हाईवे से उतरकर कच्चे रास्ते पर आए तो इन्होंने नदी किनारे रोड पर एक गाड़ी खड़ी देखी। वो गाड़ी लावारिस हालत में लग रही थी। जब ये शख्स गाड़ी के पास जाकर अंदर झांक कर देखते हैं तो इनकी हालत खराब हो जाती है। फौरन इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। ये इलाका भी पार्टी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता था। वहां से एक टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले भी गाड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं। फ्रंट सीट वाली कांच से तो कोई नहीं दिखा, लेकिन बैक सीट वाली खिड़की से देखने पर लगा कि यहाँ पर पायदान के पास कोई इंसान लुढ़का हुआ है, बेहोश है। पुलिस वाले पहले तो दरवाजा पीटकर अंदर आवाज देते हैं, मगर वो इंसान सुनता नहीं। गाड़ी का दरवाजा भी लॉक था, खुल नहीं रहा था। तुरंत कार मैकेनिक को बुलवाया गया। दरवाजा खोला जाता है। कार की पिछली सीट के नीचे पैर रखने वाली जगह पर एक महिला बेहोश पड़ी थी। कुछ ही सेकंड में पुलिस को पता चल गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका चेहरा ठीक ठाक था, पहचानने लायक था। शव के गले पर कुछ निशान मिले। इससे लगा कि इनका गला दबाया गया होगा। ये कत्ल का मामला है। मगर ये महिला आखिर हैं कौन? गाड़ी का नंबर तो था, इससे पता कर सकते थे। इसी में याद आया कि आज सुबह कोई आदमी अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेन लिखाने के लिए आया था, हरेश बलसारा। तुरंत पुलिस ने हरेश से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि पहाड़ी इलाके में नदी किनारे बलेनो कार में किसी महिला का शव मिला है, उसकी पहचान करनी है, जल्दी से आ जाइए। हरेश भागकर मौके पर पहुंचे। शव देखकर ये रोने लगते हैं। एक बार में ये पहचान गए कि इनकी पत्नी वैशाली है। अब फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया। शव को सूरत भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट के नीचे वैशाली की चप्पल मिली, मगर इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। न गाड़ी की चाबी, न वैशाली का फोन, न ही उसका पर्स या फिर वैशाली से जुड़ी कोई और चीज। इससे लगा कि लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने कत्ल कर दिया होगा। फिर फोन, पर्स और बाकी चीजें लेकर चले गए। मगर यहाँ पर तो गाड़ी भी थी। अगर लुटेरे चाहते तो वैशाली को बाहर फेंक कर गाड़ी भी साथ ले जा सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये चीज लूटपाट के एंगल को ठुकरा रही थी। हो सकता है कि वैशाली की किसी से दुश्मनी हो। सबसे पहला शक वैशाली के पति हरेश पर जाता है। अगले दिन यानी 29 अगस्त तक पुलिस ने मीडिया को भी इस घटना के बारे में बता दिया कि सिंगर वैशाली बलसारा की मृत्यु हो चुकी है, उनका कत्ल हुआ है। इस खबर से हर कोई हैरान था। इसी दिन सूरत के हॉस्पिटल में वैशाली का पोस्टमार्टम होता है। इससे पता चला कि गला घोंटकर इनका कत्ल हुआ है। इसके अलावा शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं मिला, न ही कोई खरोच तक था। क्या वैशाली ने खुद को बचाने के लिए विरोध नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी आई कि पहले इनको शायद बेहोश किया गया होगा, फिर दम घोंट दिया गया। पोस्टमार्टम में आगे वैशाली के चेहरे के पास क्लोरोफॉर्म के अंश पाए गए, यानी पहले इससे इन्हें अनकॉन्शियस करने की कोशिश की गई होगी। इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल प्री प्लान कत्ल लग रहा था।
यानी वैशाली की किसी से बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। दोपहर तक सारी फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। घर में सभी लोग बहुत दुखी थे। वैसे वैशाली के मायके के लोग कनाडा में रहते थे। उधर से भी कंप्लेन आई और कहा गया कि बेटी के कातिलों को पकड़िए। पुलिस ने वैशाली के पति हरेश को थाने बुलाकर पूछताछ की। हरेश को इसकी पत्नी ने जाने से पहले बस इतना ही बोला था कि ये अयप्पा मंदिर के पास जा रही है, किसी से मिलना है। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। वो किससे मिलने जा रही है और किस काम से जा रही है कुछ नहीं पता। हरेश और वैशाली की 2011 में शादी हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी थी, लेकिन इससे पहले हरेश की पहली पत्नी से भी बेटी थी। डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी की। पहली पत्नी की बेटी भी हरेश के साथ ही रहती थी। क्या पता कि वैशाली सौतेली बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती हो, इसलिए पति ने उसे रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने आस पड़ोस के और कुछ करीबी लोगों से बात की। इनके अनुसार हरेश और वैशाली का रिश्ता बिल्कुल ठीक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कभी इनका लड़ाई झगड़ा सुनने को नहीं मिला। वैशाली अपनी दोनों बेटियों, चाहे वो सगी हो या सौतेली, दोनों से ही प्यार करती थी। वैशाली के सास ससुर भी साथ रहते थे। उन्होंने भी ये बात कंफर्म की। शक तो इस बात पर भी हुआ कि हरेश ने 28 अगस्त की सुबह आकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, मगर इसके बाद ये दोबारा पुलिस स्टेशन नहीं आया अपडेट लेने के लिए। जबकि आमतौर पर अगर किसी के घर का कोई गायब हो जाता है तो उसके घर वाले बार बार पुलिस के पास आते हैं, पूछते हैं, परेशान करते हैं। मगर हरेश ने ऐसा क्यों नहीं किया? हरेश से इस बारे में सवाल किया जाता है। इसने साफ साफ बोला कि कंप्लेन लिखाने के बाद ये अपनी तरफ से भी वैशाली का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, उनके घर जा रहा था। कुल मिलाकर हरेश के बयान से ऐसा नहीं लगा कि ये वैशाली की गुमशुदगी के पीछे होगा। ये सारी चीजें शव मिलने के 1-2 दिनों के अंदर ही हो रही थीं। पुलिस ने हरेश को क्लीन चिट दे दिया। अब आगे क्या किया जाए? इसके बाद वैशाली की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसके अलावा वैशाली के घर से शव जहां पर मिला वहां तक जितने भी CCTV कैमरे लगे थे सबके फुटेजेस मंगाए गए। खासतौर से जब वैशाली घर से निकली और जब उसका शव मिला। मामला ये हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने 8 अलग अलग टीमें बनाई, जिनका CCTV फुटेज खंगालना, टेक्निकल सर्वेलांस करना, लोकेशन हिस्ट्री देखना, कॉल डिटेल्स निकालना और लोगों को इंटरोगेट करने जैसे काम थे। पुलिस ने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सभी जानने वालों से बात की, मगर कहीं से भी कोई दुश्मनी का एंगल नहीं मिलता है। वैशाली के कॉल डिटेल्स की जांच में मिला कि इनका फोन स्विच ऑफ होने से पहले 2 बार किसी ने इन्हें कॉल किए थे। दोनों ही कॉल्स एक ही इंसान ने किए। नाम था बबीता कौशिक। अब ये महिला कौन है? इन्होंने वैशाली के घर से निकलने से कुछ मिनट पहले और उनका फोन स्विच ऑफ होने से पहले कॉल किए थे। हरेश से पुलिस पूछती है कि बबीता कौशिक कौन है। हरेश ने बताया वो वैशाली की फ्रेंड है। हो सकता है कि उससे ही मिलने के लिए वैशाली गई हो, तभी उसके साथ कुछ हुआ होगा। उधर 100 से भी ज्यादा कैमरों को खंगाला गया। इसमें से एक कैमरे में वैशाली की दोस्त बबीता दिखाई पड़ती है। यह कैमरा शव मिलने वाली जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर लगा हुआ था, जहां पर बबीता रोड पर टहल रही थी। आखिर वैशाली की टाइमलाइन में बबीता क्यों नजर आ रही है? कॉल डिटेल्स में भी और CCTV कैमरे में भी। पुलिस के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। अब बबीता का पता लगाया जाता है। ये सारी चीजें हफ्ते भर के अंदर ही चल रही थीं। पुलिस बबीता के घर पहुंची। इस महिला को देखते ही सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर इनसे पूछताछ कैसे किया जाए। ये महिला गर्भवती थी। इनकी कोख में 8 से 9 महीने का बच्चा पल रहा था। पुलिस ने बबीता से बात करने से पहले डॉक्टर्स और महिला पुलिस की टीम बुलाई, ताकि बबीता को ज्यादा स्ट्रेस ना हो और ये बिना दबाव के अपना बयान दे सकें। वैसे भी पुलिस को घर आते देखते ही हर कोई घबरा जाता है कि हुआ क्या। इसी चक्कर में बबीता या उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। खैर, पुलिस ने इनसे पूछा कि वैशाली आपकी फ्रेंड है? इसने जवाब दिया, हाँ। वैशाली से किसी फंक्शन में मिली थी, वह इनकी दोस्ती हुई। दोनों बिल्कुल एक जैसी सोच रखती थीं, तौर तरीके भी मिलते थे, इसीलिए इनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। पुलिस ने इनको बताया कि आपकी दोस्त का कत्ल हो चुका है, उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। वैशाली की घटना सुनकर बबीता रोने लगती है। वो इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस ने इनके सामने वो कॉल डिटेल्स वाली बात रखी। बबीता ने ही आखिरी बार कॉल किया था। इस पर बबीता ने कहा इसमें कोई अजीब बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की अक्सर बातें होती रहती थीं। पुलिस ने यह चीज़ भी चेक की। सच में वैशाली और बबीता फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें करती थीं। रोज़ की तरह उस दिन भी कॉल किया होगा। ये वाला सुराग पुलिस के लिए फेल हो जाता है। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि 27 अगस्त की शाम में आप कहाँ थीं? बबीता ने कहा कि ये घर पर थी। फिर पुलिस ने इनको CCTV कैमरे से मिली फुटेज के बारे में बताया, जिसमें ये 27 अगस्त की शाम में कैद हुई थी, वैशाली के शव मिलने के 1 किलोमीटर की दूरी पर। यह देखकर बबीता को याद आ गया कि हाँ, ये किसी काम से उस तरफ गई थी। उस वक्त इसने अपनी फ्रेंड को ऐसे ही नॉर्मल कॉल किया था। पहले भी इसने कॉल किया था और अब घर से बाहर आने के बाद दोबारा कॉल किया। इस बार पता चला कि जिस जगह पर बबीता है वहीं से वैशाली अपनी कार से गुजरने वाली है। फिर ये दोनों वहीं किसी जगह पर मिलती हैं। पुलिस को बबीता के बातों से कुछ खास चीजें नहीं पता चली, कोई सुराग नहीं मिला। फिर ये लोग वापस चले जाते हैं।
इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हर एंगल से पुलिस ने मामले की जांच की, पर कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। केवल यही दो सुराग मिले, एक तो कॉल डिटेल्स और दूसरा सीसीटीवी फुटेज। कुल मिलाकर सारे इशारे बबीता कौशिक की ओर ही हो रहे थे। ऊपर से बबीता गर्भवती भी थी, इससे सख्ती से बात नहीं कर सकते थे। पूछताछ के चक्कर में अगर इसके बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अब ये लोग दिमाग दौड़ाने लगे कि कौन सी तरकीब लगाई जाए कि बबीता पर बिना कुछ किए सच बोलने का प्रेशर बन सके। सब कुछ सोचकर पुलिस एक बार फिर से बबीता के घर पहुंची। इनके साथ फीमेल पुलिस और डॉक्टर्स भी थे। पुलिस ने इनसे पूछा कि क्या आपने उनकी कार में किसी और को भी देखा था या फिर वो अकेले बैठी थीं। ये सुनकर बबीता ने बोला, जहां तक इसको याद है वैशाली के साथ दो और लोग भी बैठे हुए थे, ये कहीं जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बबीता को एक तस्वीर दिखाई और झूठ बोला कि हमें एक कातिल की फोटो मिली है, क्या उनमें से एक आदमी ये तो नहीं था। बबीता ने फोटो देखा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलने लगी कि यही आदमी था। ये सुनते ही पुलिस समझ गई, जिसकी तलाश इन्हें इतने दिनों से थी उसका पता चल गया। आखिर पुलिस को वो तस्वीर कहां से मिल गई, कौन है असली कातिल। दरअसल जिसकी तस्वीर पुलिस ने बबीता को दिखाई और झूठ बोला, वो कातिल था ही नहीं। थाने में इस आदमी की तस्वीर ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसने कोई क्राइम किए थे और फरार था। इसका वैशाली केस से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने बस ऐसे ही बबीता से सच उगलवाने के लिए खेल रचा था, जिसमें ये फंस गई। पुलिस ने ये चीज बबीता को बताई कि ये कातिल नहीं है, हमने तो बस ऐसी तस्वीर आपको दिखाई थी और आपने इसको पहचानने का झूठ भी बोल दिया, अब आपको सच बताना ही पड़ेगा। ये सब सुन और देखकर बबीता घबरा जाती है। इसने स्वीकार किया कि वैशाली का कत्ल इसने ही करवाया है। अब एक गर्भवती महिला जो कुछ दिन में एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उसने अपने ही सबसे करीबी दोस्त का कत्ल क्यों करवा दिया। बबीता सारी कहानी शुरू से बताती है। करीब 1 साल पहले किसी फंक्शन के दौरान वैशाली और बबीता की दोस्ती हुई थी। दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि जब भी बबीता को पैसों की जरूरत पड़ती, वैशाली इसकी मदद कर देती थी। बबीता भी कुछ न कुछ चीजों के लिए वैशाली से पैसे उधार मांगने लगी। वैशाली बिना कोई सवाल किए पैसे दे भी देती थी। देखते ही देखते 1 साल के अंदर वैशाली ने बबीता को अलग अलग टाइम में मिलाकर टोटल 25 लाख रुपए उधार दे दिए थे। अभी भी इनकी दोस्ती पहले जैसी बनी हुई थी। अब पैसे लिए हैं तो लौटाने भी पड़ेंगे। बबीता की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि ये 25 लाख रुपए का कर्ज उतार पाए, लेकिन इसने बोल रखा था कि थोड़े थोड़े पैसे करके ये सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली ने कहा ठीक है। अब बबीता तारीख फिक्स करती कि इतने तारीख को इतने पैसे देगी, मगर वो तारीख भी बीत जाती और ये पैसे भी इकट्ठा नहीं कर पाती। बबीता के ऊपर पैसे चुकाने का प्रेशर बढ़ने लगा। बबीता ने सोचा कि क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए, 25 लाख रुपए वापस नहीं देने पड़ेंगे। बबीता फेसबुक पर भी काफी एक्टिव रहती थी। इसके ढेर सारे फेसबुक फ्रेंड्स भी थे जिनसे ये चैटिंग करती थी। ये फेसबुक पर अपने दोस्तों से घुमा फिरा कर बात करती कि किसी को रास्ते से हटाना है, मदद चाहिए। यह इसके फेसबुक फ्रेंड में एक सुपारी किलर था, सुखविंदर सिंह भाटी। बबीता ने सुखविंदर से बात की। ये पंजाब का रहने वाला था। दोनों पिछले कई सालों से फेसबुक फ्रेंड्स थे। पहले तो इसकी फीस आई 10 लाख रुपए, लेकिन बबीता ने बहस करके इसको 8 लाख पर ला दिया। 8 लाख रुपए में डील फिक्स की गई। सुखविंदर ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए इसने अपने 2 और साथियों को इस साजिश में शामिल कर लिया। चूंकि बबीता वैशाली की अच्छी दोस्त थी, ये सब कुछ जानती थी। वैशाली को इस पर भरोसा भी था। बबीता इसको जहां पर भी बुलाए ये आसानी से जा सकती थी। इसके बाद बबीता ने प्लान बनाया। 27 अगस्त की शाम में बबीता ने वैशाली को कॉल करके बोला कि मैंने 8 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए हैं, तुम आके ले जाओ। इसके बाद ये एड्रेस बताती है। वैशाली तुरंत अपनी कार से निकल गई। इधर 8 से 9 महीने की गर्भवती महिला बबीता पहले ही निकल चुकी थी। ये अपनी स्कूटी से थी। प्लान के अनुसार इसने अपनी स्कूटी को घटना वाली जगह से 1 किलोमीटर पहले पार्क किया। इसके बाद ये रोड पर घूमकर ऑटो लेती है और एक खाली पड़े डायमंड फैक्ट्री में जाती है। इसी फैक्ट्री का एड्रेस इसने वैशाली को बताया था। सुखविंदर सहित 3 सुपारी किलर्स भी फैक्ट्री में आ जाते हैं और अब वैशाली का वेट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद वैशाली अपनी गाड़ी से फैक्ट्री में आई। बबीता कार में बैठकर उससे थोड़ी बात करती है। ये अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेकर आई थी। इसने वैशाली को दिया और कहा कि गिन लो एक बार। इसके बाद वैशाली पैसे गिनने लगी। तभी बाहर तीनों सुपारी किलर्स सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बबीता ने कहा कि ये कजन्स हैं। अब बबीता इतने सारे पैसे लेकर घर से निकली है, अकेले आना ठीक नहीं होगा, इसीलिए इन्हें साथ लाई है। वैशाली ड्राइविंग सीट पर थी, बबीता इसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। आगे वो तीनों सुपारी किलर्स भी कार के पिछले सीट पर आकर बैठ जाते हैं। वैशाली अपने पैसे गिन रही थी। तभी पीछे से एक आदमी रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालकर वैशाली के चेहरे पर लगा देता है। थोड़ी ही देर में वैशाली बेहोश पड़ गई। इसके बाद सारे पैसे समेटे गए। फिर वैशाली को पिछली सीट पर लाया गया और इसका गला दबा दिया गया। बबीता गाड़ी से निकलती है और फिर रोड पर चली जाती है। वहां से ऑटो लेकर अपनी स्कूटी के पास गई और फिर स्कूटी से घर चली गई। इधर तीनों सुपारी के कातिल गाड़ी को नदी के पास उस रोड पर ले जाते हैं। वो पूरा इलाका सुनसान था। जो पैसे बबीता वैशाली को देने के लिए लाई थी वो उसके लिए था ही नहीं, बल्कि सुपारी के कातिलों की फीस थी।
इन्होंने 8.5 लाख रुपए लिए, बबीता का फोन लिया, उसके पर्स लिए और बबीता को पिछले सीट के नीचे लिटाकर चले गए। वहां से गाड़ी भी लॉक कर दिया। ये सारी कहानी बाहर आने के बाद हर कोई दंग था। वैशाली की भी आमदनी उतनी नहीं थी कि ये किसी को 25 लाख रुपए का कर्ज दे सके। यहाँ तक कि वैशाली के पति हरेश को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उसने किसी को पैसे दिए हैं। वैशाली ने कभी भी अपने पति से इस बारे में जिक्र नहीं किया। इसने इतने सारे पैसे कहाँ से इकट्ठा करके अपनी दोस्त बबीता को दिए, ये तो बस वैशाली को ही पता होगा। 3 सितंबर तक मामले का खुलासा पुलिस ने मीडिया के सामने कर दिया। बबीता भी अरेस्ट हो गई, लेकिन बाकी किराए के कातिल फरार थे। 5 सितंबर तक गुजरात पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से एक कातिल त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 9 सितंबर तक सुखविंदर सिंह भाटी भी अरेस्ट हो जाता है। सुखविंदर के अनुसार बबीता ने इसको झूठ बोलकर कत्ल करवाया था। बबीता ने इसे नहीं बताया था कि ये अपनी फ्रेंड को रास्ते से क्यों हटाना चाहती है। बस इसने बोला था कि वो परेशान करती है, जीना हराम कर दिया है, उसको रास्ते से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बबीता ने वैशाली से उधार लिए हैं, ये बात नहीं बताई थी। अभी तक तीसरा कातिल पकड़ा गया या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं है। फिलहाल इन सब के ऊपर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत कार्रवाई चल रही है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।